दोस्तों यह एक नया मानवा है जो कि एक रिकार्नेटेड मानवा है। इस नए मानवा की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताने लग जाता है कि मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि हमेशा अपने क्लैन के लिए जीना। मेरा मतलब है कि हमेशा अपने क्लैन का साथ देना, चाहे तुम्हें उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और इसी वजह से मैं हमेशा अपने बड़े भाई की परछाई बनकर रहा ताकि हमेशा उसकी मदद कर सकूं और उसे वह चीज़ दे सकूं जो उसके लिए वह काबिल है। और हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर किसी को बंदे को मारने के लिए आ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि ये हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में होता है। और वहाँ पर कोई बंदा आता है जो कहने लग जाता है कि इस नज़ारे को देखने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा शांत होता है और वह आदमी कहने लग जाता है कि तुमने ना जाने मेरे कितने ज़्यादा सोल्जर्स और कितने ज़्यादा ताकतवर कमांडर्स को मौत के घाट उतार डाला। हालांकि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन तुम अपने बड़े भाई की तरह हो, काफ़ी दिलचस्प है और यह बहुत ही ज़्यादा कमाल है। और यह सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है और इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम बताया जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम सियान वर्ट होता है और सियान उस बंदे से कहने लग जाता है कि बोरिस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की? तुम्हें पता है ना तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। और हम देखते हैं कि बोरिस ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है, जिसे देखने के बाद सियान अपना खंजर निकाल लेता है और कहने लग जाता है कि बताओ कि तुम किसके लिए काम करते हो, क्या यह सब तुम सम्राट के कहने पर कर रहे हो? और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास बहुत सारा ऑरा फैल चुका होता है, जिसे देखने के बाद वह बोरिस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो ब्लैक फॉग है, यह नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने इसके बारे में अफवाहें सुनी थी, यह बिल्कुल सच है। तुम ही हो जिसके पास यह ऑरा है और तुम एक हत्यारे से कम नहीं हो। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास बहुत ज़्यादा ऑरा फैल चुका होता है, जिसे देखने के बाद वह बॉयस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि शायद तुमने अपने इसी डीमन ताकतों की वजह से मेरे इतने ज़्यादा सोल्जर्स को मार डाला। मैं इसके बारे में अपने हायर अप्स को बताऊंगा, उन्हें बताऊंगा कि तुम हमारे लिए कितने ज़्यादा खतरनाक थे और मैंने तुम्हें कितनी ज़्यादा बेरहमी के साथ मार डाला। जिसे सुनने के बाद सियान कहने लग जाता है कि ज़रूर, तुम उन्हें ज़रूर बताना, लेकिन तब बताना जब तुम्हारे पास बताने के लिए सर बाकी हो। मैं तुम्हें पूरी तरीके से मार डालूंगा और ये कन्फर्म करूँगा कि तुम्हारा कोई भी पार्ट जिंदा ना रहे। जिसे सुनने के बाद बोरिस हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि अगर तुम मुझसे लड़ना चाहता है तो अपनी सीक्रेट्स पावर का यूज करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि यहाँ मैंने हर जगह 9th स्टार का बैरियर लगाया हुआ है जो तुम्हारी सारी की सारी डीमंस पावर को ख़त्म कर देगा। जिसे सुनने के बाद सियान हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ से जल्द भागना होगा और अपने बड़े भाई को बताना होगा कि यही हमारे पीछे छुपा हुआ असली दुश्मन है। और वह बोरिस से कहने लग जाता है कि धोखेबाज, मैं तेरे 8 टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर कोई और बंदा आता है जो सियान से कहने लग जाता है कि सियान अब बहुत हो चुका, इसे बंद करो। और हम देखते हैं कि बोरिस भी उस बंदे के आने के बाद उसके सामने झुकने लग जाता है और सियान उस बंदे को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और हमें बताने लग जाता है कि मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि तुम अपने क्लैन के लिए जीना, चाहे तुम्हें उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और तुम्हारा असली क्लैन तुम्हारा बड़ा भाई असेल है। असेल की सक्सेस ही सियान की सक्सेस है। और हमें बताया जाता है कि यह हमारे मेन कैरेक्टर सियान का बड़ा भाई असेल है। जिसे देखने के बाद सियान हैरान हो जाता और कहने लग जाता है कि वह दुश्मन मेरे बड़े भाई के सामने सर क्यों झुका रहा है, आखिरकार असेल ने क्या किया है। और हम देखते हैं कि यह सब सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने घुटनों पर बल आ जाता है। जिसे देखने के बाद असेल कहने लग जाता है कि तुम मुझे देखकर कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं तुम्हें मारने के लिए आ रहा हूँ। जिसे सुनने के बाद सियान बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि इसका क्या मतलब है बड़े भाई? जिसे सुनने के बाद असेल बताने लग जाता है कि सियान, तुम बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हो, तुमने हमेशा अपना फ़र्ज़ निभाया है, तुमने हमेशा अपना क्लैन का साथ दिया है और लोगों का भी, तुमने हमेशा मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है। जिसे सुनने के बाद सियान थोड़ा सा हैरान हो जाता है और असेल कहने लग जाता है कि जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, इसलिए मैं हमेशा के लिए तुम्हारे कंधों से यह जिम्मेदारी को मिटा देना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद सियान कहने लग जाता है कि बड़े भाई, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? जिसे सुनने के बाद असेल कहने लग जाता है कि गलती, तुमसे कोई भी गलती नहीं हुई है छोटे भाई, लेकिन तुम एक हत्यारे हो और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और अब तो मैं तुम्हें एक इंसान भी नहीं कह सकता। जिसे सुनने के बाद सियान थोड़ा सा उदास हो जाता है और असेल चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि बेवकूफ़, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यह छुपाने की? तुम्हें पता था कि तुम्हारे अंदर यह डीमन ताकत
मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मुझे इससे छुपाया। आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम मुझे इसके बारे में पहले से ही बता देते तो मैं कुछ कर सकता था। जिसे सुनने के बाद सियान बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि बता देता, इसका क्या मतलब है बड़े भाई? मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। जब आप एक उत्तराधिकारी के लिए लड़ रहे थे तो मैंने आपका साथ दिया और आपको सम्राट बनने में बहुत ही ज़्यादा मदद की, लेकिन जब हमारे साम्राज्य के ऊपर डीमंस ने हमला कर दिया था तो मैंने आपका साथ दिया और उस जंग को जीतने में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद की। और जब आपके कॉन्टिनेंट बिखर रहा था तो उसे जोड़ने में मैंने बहुत ही ज़्यादा मदद की। यह सब मेरी मर्जी से हुआ है और आपको सम्राट बनने में मैंने बहुत ही ज़्यादा मदद की है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अपनी सारी की सारी लाइफ आपको सम्राट बनाने में लगा दी और हमेशा आपका नौकर बन के रहा। लेकिन इसके बावजूद भी जब आपका काम हो गया तो आप मुझे निकाल देना चाहते हैं। लगभग 20 साल तक आपके लिए कुत्ते की तरह काम करता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी आप मुझसे यह सब कह रहे हैं। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर सियान के ऊपर एक अलग ही ऑरा चढ़ रहा होता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी बॉडी फट जाए या मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाए, मैं ये सब कुछ ख़त्म करके रहूँगा, मैं तुम सबको ख़त्म कर दूँगा। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर सियान के ऊपर एक अलग ही ऑरा चढ़ रहा होता है, जिसे देखने के बाद सारे के सारे बंदे हैरान हो जाते हैं। और एक सैनिक कहने लग जाता है कि ज़रा देखो, अपनी सारी की सारी पावर्स को यूज करने के बावजूद भी उसका माना वैसा का वैसा ही है। यह नहीं हो सकता, यह लगभग इम्पॉसिबल है, मुझे तो वह कोई इंसान भी नहीं लगता। और हमारा मेन कैरेक्टर सियान कहने लग जाता है कि आखिरकार कैसे अपने आप को हीरो कह सकते हो जब अपने छोटे भाई की ताकतों से तुम्हें डर लगता है, क्योंकि तुम उसे मार देना चाहते हो। तुम्हें तो अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। और हम देखते हैं कि सियान असेल के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखने के बाद असेल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और हम देखते हैं कि सियान बड़ी तेज़ी के साथ असेल के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद असेल भी अपनी तलवार को निकाल देता है। और हम देखते हैं कि उनकी लड़ाई चालू हो जाती है और वह लगातार वार पर वार करे ही जा रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद सियान कहने लग जाता है कि बस एक वार, बस मेरा एक ही वार है उसे ख़त्म करने के लिए। और हम देखते हैं कि असेल भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और सियान भी अपनी चाकू को लेकर उसे मारने के लिए आ रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे उसके वीक पॉइंट पर वार करना होगा ताकि उसके सारी की सारी ताकतें वहीं पर ख़त्म हो जाए। और हम देखते हैं कि सियान बड़ी तेज़ी के साथ असेल के ऊपर एक ज़ोरदार वार कर देता है और वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि बोइस असेल के ऊपर एक प्रोटेक्शन बैरियर बना देता है, जिसकी वजह से वह सियान के हमले से बच जाता है। जिसे देखने के बाद सियान बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि बोइस कमीने कहीं के। लेकिन हम देखते हैं कि असेल सियान के पेट में अपना भाला घुसा देता है, जिसे देखने के बाद सियान बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसका खंजर उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। जिसे देखने के बाद असेल कहने लग जाता है कि जैसा कि तुम मेरे छोटे भाई हो और तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, इसलिए मैं कभी भी तुम्हें दर्दनाक मौत नहीं देना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे अपना असली रंग दिखाई दिया है। मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारे अंदर एक अलग ही डीमन की ताकतें मौजूद है, जिसकी वजह से मैं तुम पर शुरू से ही भरोसा नहीं करता था और ना ही मैंने तुम्हें कभी अपना छोटा भाई समझा। जिसे सुनने के बाद सियान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि असेल उसे लात मारते हुए कहने लग जाता है कि दूर हटो मुझसे। और हम देखते हैं कि असेल वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है कि चलो चलते हैं यहाँ से। जिसे सुनने के बाद बॉयस हाँ कहता है और हम देखते हैं कि सियान वहीं पर पड़ा होता है और कहने लग जाता है कि धतेरी की, मैंने अपनी सारी की सारी लाइफ इसके लिए नौकरों की तरह गुजार दी और अब मैं मरने के लिए जा रहा हूँ। क्या यही मेरा अंत है? क्या मैंने अपनी सारी की सारी लाइफ बेवकूफ़ों की तरह गुजार दी? और हम देखते हैं कि उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही होती है, लेकिन अचानक से उसकी नज़र असेल पे पड़ती है जो वहाँ से जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि अचानक से सियान वहाँ पर खड़ा हो जाता है और असेल के ऊपर एक ज़ोरदार हमला कर देता है और चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि सियान का खंजर असेल को लगने ही वाला होता है कि असेल अपनी तलवार से सियान की गर्दन को ही उड़ा देता है और सियान वहीं पर मारा जाता है। फिर इसके बाद हमें काले अंधेरे को दिखाया जाता है और वहाँ पर कोई कह रहा होता है कि यंग मास्टर सियान प्लीज़ खड़े हो जाइए। और हम देखते हैं कि अचानक से सियान खड़ा हो जाता है और वह रिकार्नेटेड हो चुका होता है। और हम देखते हैं कि सियान अपनी गर्दन को चेक कर रहा होता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर एक नौकरानी आती है जो सियान से कहने लग जाती है कि आप कितनी देर से सो रहे थे, क्या आप दोबारा से सोना चाहते हैं? जल्दी करो, हमें तैयार होना है और वहाँ पर भी जाना है।
और हम देखते हैं कि सियान उस नौकरानी को देखने के बाद कहने लग जाता है कि एमिली तुम यहाँ पर क्यों हो। और जिसे देखने के बाद वह नौकरानी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और हम देखते हैं कि सियान उस नौकरानी को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और कहने लग जाता है कि मुझे एमिली को देखे हुए लगभग 20 साल हो गए। मैंने इसे तब आखिरी बार देखा था, लेकिन अब वह बिल्कुल वैसी की वैसा ही है। और हम देखते हैं कि वह लड़की अपने मन में कह रही होती है कि आखिरकार यंग मास्टर को क्या हुआ, क्या ये कोई सपना देख रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि यह बिल्कुल कमरा वैसा का वैसा ही है जैसा मेरे बचपन में हुआ करता था। और उसके पीछे वह एक लकड़ी से बना हुआ बेंच है, वह बिल्कुल वैसा ही है। और हम देखते हैं कि अचानक हमारे मेन कैरेक्टर को एहसास होता है कि वह एक बच्चा है और अपने मन में कहने लग जाता है कि रुको जरा, क्या मैं एक बच्चा बन चुका हूँ, क्या मैं अपनी अतीत लाइफ में वापस आ चुका हूँ। और हम देखते हैं कि अचानक से वह नौकरा चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि यंग मास्टर सियान, जिसे सुनने के बाद सियान थोड़ा सा हैरान होता है। और वह नौकरानी कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि आप थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको ट्रेनिंग पर जाना ना पड़े। प्लीज़ जल्दी खड़े हो और आगे बढ़ो ताकि हम जा सके। जिसे सुनने के बाद सियान थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ट्रेनिंग, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। जिसे सुनने के बाद वह नौकरानी थोड़ी सी हैरान हो जाती है। फिर इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सियान बाहर आ चुका होता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरी फैमिली का नाम वर्ट क्लैन डूची है और मुझे यकीन नहीं होता कि मैं डूची क्लैन में दोबारा से वापस आ चुका हूँ, ये नामुमकिन है। और वह कहने लग जाता है कि यह बिल्कुल ऐसा है जैसे मरने से पहले इंसान को अपनी सारी की सारी अतीत की बातें याद आने लग जाती है। क्या मेरे संग भी वैसा का वैसा ही हो रहा है। मुझे अब भी याद है वह दिन, लगभग 27 साल पहले जब यह दिन हो रहा था। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर मैच लड़ने के लिए आया हुआ होता है और वहाँ पर बहुत सारे बंदे होते हैं। और सियान हमें बताने लग जाता है कि हर साल अकेडमी में जाने से पहले यहाँ पर एक मैच होता है, एक ट्रेनिंग मैच, जिसमें जो जीतता है उसे एक इनाम दिया जाता है और ये हर साल होता है। और वह मेरे फादर हैं जो कि ओची क्लैन के असली मालिक हैं। यह इस शहर के ड्यूक भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। फिर इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है और सियान हमें बताने लग जाता है कि यह मेरा अपोनेंट क्रेंज है। यह बिल्कुल मेरी उम्र का है और यह मेरा भाई भी है, लेकिन सौतेला भाई जो कि मुझसे काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है। और यह मेरी सौतेली माँ है और इसका नाम मैगरेट अर्जेत है। यह प्रेजेंट ड्यूक वाइफ है और इसका बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ झंड है और इसकी वजह से क्रेज़ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जब मैं छोटा था तो तभी मैं इस मैच को हार गया था और इसकी वजह से मेरी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हुई थी। मैं पूरे समाज में मजाक बनकर रह गया था और इस मैच की वजह से मेरे फादर ने भी मुझे छोड़ दिया था और उसने मुझे ध्यान देना बंद कर दिया था। तब से मैंने अपने फादर को कभी भी नहीं देखा। और हम देखते हैं कि वह नौकरानी हमारे मेन कैरेक्टर सियान से कह रही होती है कि यंग मास्टर, आप मैच शुरू होने से पहले ही सरेंडर कर दीजिए, इससे आपको कम चोट आएगी। जिसे सुनने के बाद सियान कहने लग जाता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ और इस मैच को जीत कर रहूँगा। और अपने मन में कहने लग जाता है कि सिर्फ यही नौकरानी है जो मुझ पर कुछ ध्यान देती है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि सियान किसी चीज़ को महसूस करने के बाद थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तलवार दोबारा से रिपेयर होने के बाद तो यह तलवार बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गई है। लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ वैसी की वैसी है जब मैं छोटा हुआ करता था तब। और हम देखते हैं कि वह पीछे से नौकरानी चिल्ला रही होती है कि यंग मास्टर प्लीज़ अपने आप को चोट बिल्कुल भी मत पहुंचाना। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई भी सपना नहीं देख रहा और ना ही मेरे आगे से कोई मेरा अतीत सामने आ जा रहा है। और मैंने किसी ऐसे जादू का भी नाम नहीं सुना जो इतना ज़्यादा ताकतवर मैजिक इल्यूशन पैदा कर सके। इसका मतलब है कि मैं दोबारा से पास्ट लाइफ में आ चुका हूँ, यह सच है। और अब जाकर हमारे मेन कैरेक्टर सियान को एहसास हुआ होता है कि वह पास्ट लाइफ में आ चुका है। और हम देखते हैं कि सियान के सामने उसका भाई क्रेज होता है जो उसे कहने लग जाता है कि क्या तुम भागने के बारे में सोच रहे हो। और सियान अपने मन में सोच रहा होता है कि अब मैं अपने फ्यूचर को चेंज कर सकता हूं। और हम देखते हैं कि वह किसी की तरफ देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह अपने फादर की तरफ देख रहा होता है और उसका फादर हाथ उठाकर कहने लग जाता है कि चलो इसे स्टार्ट करो। और हम देखते हैं कि स्टार्ट का नाम सुनते ही उसका भाई भागते हुए कहने लग जाता है कि
अब तुम भागने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, मैं तुम पर हमला करने वाला हूँ। और वह उछलकर सियान के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि सियान को देखने से ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वह क्रेज को हल्के में ले रहा है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह क्या है, यह तो एक स्नेल से भी ज़्यादा स्लो है। और हम देखते हैं कि अचानक से सियान अपने पाँव को मोड़ देता है और थोड़ा सा साइड हो जाता है, जिसे देखने के बाद उसका क्रेज काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि तब तक हमला हो चुका होता है और सियान उस हमले से बच चुका होता है, जिसे देखने के बाद क्रेज काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि एक कायर की तरह हमले से बचना बंद करो बेवकूफ़। और हम देखते हैं कि क्रेज दोबारा से हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि सियान उसकी तलवार को उसके हाथ से ही दूर फेंक देता है और उसकी तरफ कर देता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह उसके पैरों में एक ज़ोरदार लात दे मारता है, जिसकी वजह से क्रेज को काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ होता है और वह अपने पाँव पकड़कर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, जिसे देखने के बाद उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और क्रेज के नाम चिल्लाने लग जाती है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं इसकी गर्दन पर तलवार रख दूँ तो ये अभी कभी मारा जाएगा, लेकिन मैं अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं तो इसे तब तक तड़पाना चाहूँगा जब तक ये तड़पना चाहता है, क्योंकि मेरी पिछली लाइफ में इसने मुझे अपने एक घटिया खिलौने की तरह इस्तेमाल किया और हमेशा मुझे परेशान करता रहता था, मारता रहता था। इसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी थी और अकेडमी में जाने के बावजूद भी इसने मुझे परेशान करना बिल्कुल भी बंद नहीं किया था। अब मैं इसे इतना ज़्यादा तड़पाऊँगा कि यह दोबारा किसी को परेशान करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच पाएगा, क्योंकि इस लाइफ में मैं अपना अलग ही रास्ता चुनने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि सियान अपनी लात को उस क्रेज के चेहरे पर मार रहा होता है, जिसे देखने के बाद क्रेज बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि तब तक सियान ने उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार लात मार दी होती है और उसके मुंह से झाग निकल रहे होते हैं। और सियान हमें बताने लग जाता है कि रिजल्ट के दिन मैं क्रेज से जीत गया और क्रेज हार गया और इसकी वजह से ड्यूक ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि मेरी छोटी सी जीत इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव थी कि खुद ड्यूक मुझे मिलने के लिए बुला रहे हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि ये एक हाई क्लास का नाइट है और इसका नाम है यूलिकेन है और ये मेरे फादर का सबसे भरोसेमंद आदमी है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि सियान के सामने उसकी सौतेली माँ आ रही होती है, जिसे देखने के बाद सियान थोड़ा सा मुस्कुराने लग जाता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि चलो इसके बेटे के बारे में बात कर देखते हैं, उसका चेहरा देखने लायक होगा। और वह कहने लग जाता है कि क्रेज ठीक है ना मैडम, जिसे सुनने के बाद उसकी सौतेली माँ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लग जाती है कि मेरे बेटे को इतनी ज़्यादा बेरहमी के साथ पीटने के बाद भी तुम मुझसे यह सवाल पूछ रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हारी चमड़ी मोटी है। और यह कहने के बाद उसकी सौतेली माँ वहाँ से जा रही होती है, जिसे देखने के बाद सियान कहने लग जाता है कि तुम्हारे बेटे के साथ तो ऐसा होता ही रहेगा, चलो फिर मिलते हैं। और यह कहने के बाद उसकी सौतेली माँ पीछे से कहती है कि तुम एक गंदी नाली के कीड़े हो जो हमारे महल में पला बड़ा है। और यह सब सुनने के बाद सियान हैरान हो जाता है और उसकी सौतेली माँ कहने लग जाती है कि जैसा माँ वैसा बेटा, तुम एक वैश्या के बेटे हो जो हमारे महल में आ गया है। अगर तुम्हारे अंदर ड्यूक का खून नहीं होता तो तुम एक सड़क के भिखारी होते जो खाने के लिए तरस रहा होता। तुम्हें तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि तुम इस महल में पैदा हुए हो। और यह सब सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सियान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुमने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है। और ये सब बातें वह अपने मन में कह रहा होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह थोड़ा सा मुस्कुराने लग जाता है और कहने लग जाता है कि नहीं, मैं अभी इसके साथ बिल्कुल भी कुछ नहीं करूँगा, अभी तो मैं इसे बहुत ही ज़्यादा तड़पाऊँगा, मैं इसे इतनी धीरे धीरे से तड़पाऊँगा कि इसका जीना भी मुश्किल हो जाएगा। और वह अपनी सौतेली माँ से कहने लग जाता है कि तुम तो जानती होगी कि तुम्हारा बेटा अभी मेरे संग अकेडमी में जा रहा है, मैंने सही कहा ना। जिसे सुनने के बाद उसकी सौतेली माँ है कहती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि तुम्हें श्योर करना चाहिए कि ग्रेजुएशन होने के बाद तुम्हारे बेटे के हाथ पैर सही सलामत होंगे। मुझे नहीं लगता कि वह सही सलामत घर पर आ पाएगा, मैंने सही कहा ना। और यह सब सुनने के बाद उसकी सौतेली माँ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यह कहने की, क्या तुम मरना चाहता है। और हम देखते हैं कि वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हाथ उठा रही होती है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह यूलिकेन हमारे मेन कैरेक्टर के सामने अपना हाथ रख कर देता है और उस मैडम से कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ड्यूक ने इसे जल्दी बुलाया है और हमें बहुत ही ज़्यादा देर हो गई है, हमें यहाँ से जाना चाहिए, मैंने सही कहा ना। और हम देखते हैं कि वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ ऐसा कह रहा होता है, जिसे देखने के बाद उसकी सौतेली माँ वहीं पर शांत हो जाती है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर
पीछे से अपने मन में कहने लग जाता है कि ड्यूक के ऑर्डर तो बहुत ही ज़्यादा सख्त है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और वैसे भी जो आदमी मेरी सुरक्षा कर रहा है उसे ड्यूक के ऑर्डर मिले हैं और वह ड्यूक के ऑर्डर के बिना ड्यूक की पत्नी की भी बात नहीं मानता और उसे सामने से हटा सकता है। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर ड्यूक के पास पहुँच जाता है और उसके सामने झुकते हुए कहने लग जाता है कि मैं इस घर का सबसे छोटा बेटा सियान हूँ और मैं आपके सामने ग्रीट करता हूँ फादर। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे अपने फादर को देखे हुए 15 साल बीत चुके हैं। और उसका फादर कहने लग जाता है कि वहीं पर बैठ जाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरा फादर का नाम विलियास है, जो कि यूसुफ साम्राज्य के ईस्टर्न पार्ट का एक बहुत ही बड़ा राजा है, लेकिन लोग इसे अलग ही नाम से पुकारते हैं और इसका असली नाम गार्डियन ऑफ कॉन्टिनेंट है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर राजा है। हमारे यहाँ पर ना जाने कितने सालों से डीमंस की लड़ाई होती रहती है और मेरे फादर हमेशा इसमें हिस्सा लेते हैं। और हमारे साम्राज्य की तरफ बढ़ने वाले सारे के सारे ताकतवर डीमंस को मेरे फादर ने ही मारा है। हालांकि किसी ने उन्हें यह जिम्मेदारी नहीं दी, वे खुद इस जिम्मेदारी को मानते हैं। और जब मैं छोटा हुआ करता था तो मेरे फादर एक युद्ध के दौरान डीमन किंग के हाथों मारे गए। वे इस कॉन्टिनेंट को शांतिपूर्ण तरीके से चलाना चाहते थे। हालांकि मेरी सोच और उसकी सोच में काफ़ी ज़्यादा फर्क है और वह एक इंसान होने के नाते अपने आप को आज़ाद मानते हैं और दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को सर्व करते हैं। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ी भरी बात है। और दोस्तों हमारा मेन कैरेक्टर ये सब इसलिए कह रहा होता है क्योंकि उसने अपने बड़े भाई के लिए अपनी ज़िंदगी सर्व की होती है। और उसका फादर कहने लग जाता है कि आज मैंने तुम्हें ट्रेनिंग के दौरान देखा, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे थे और मैंने देखा कि तुमने किस तरह उस तलवार को डॉज किया। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सियान थोड़ा सा हैरान होता है और उसका फादर बताने लग जाता है कि जब उस पागल ने तुम पर दौड़कर हमला किया तो मेरी नज़र तुम पर ही, तुमने किस तरह उसकी तलवार को देखा और अचानक से उसकी तलवार को डॉज कर लिया। ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुमने तलवार बिल्कुल भी नहीं सीखी, फिर तुमने ये सब कैसे किया। जिसे सुनने के बाद सियान थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। और वह कहने लग जाता है कि अगर मैं आपको इसे सही तरीके से बताऊँ तो मैंने तलवार चलाना किसी से भी सीखा नहीं, बल्कि मैंने रात में इसकी ट्रेनिंग की है और इसकी वजह से ये सब हुआ है। जिसे सुनने के बाद उसका फादर कहने लग जाता है कि जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तलवार चलाने में, फिर तुमने ये एक्सीलेंट टैलेंट हमसे क्यों छुपाया। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सियान कहने लग जाता है कि दरअसल मैं लोगों के सामने अपने आप को दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए ये सब मैंने किया। जिसे सुनने के बाद उसका फादर कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ और इसकी वजह से तुमने क्रेज से जीतने में अपनी पूरी जी जान लगा दी, मैंने सही कहा ना। लेकिन जिसे सुनने के बाद सियान थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उसका फादर बताने लग जाता है कि जब तुम मैच जीत गए थे तो उसके बाद जो तुमने किया वह सही था। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या मेरे फादर मुझसे क्वेश्चन पूछकर मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये मुझे बताना चाहते हैं कि मेरा टैलेंट और भी ज़्यादा आगे है। और वह अपने फादर से कहने लग जाता है कि फ़ादर मैं कुछ साबित करना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद उसका फादर कहने लग जाता है कि तुम क्या साबित करना चाहते हो। और सियान बताने लग जाता है कि मैं क्रेज से बहुत ही ज़्यादा बेहतर हूँ, हालांकि हम दोनों में एक ही खून है, लेकिन मैं उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे भी ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद उसका फादर कोई भी जवाब नहीं देता। जिसे देखने के बाद सियान थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उसका फादर अचानक से हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि एक्सीलेंट, तुम्हारा इस तरह का जवाब देना तुम्हारी अक्लमंदी को दर्शाता है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे अंदर कौन सा टैलेंट मौजूद है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम एक दिन एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर सोल्जर बनोगे और असेल का सपोर्ट करोगे। और दोस्तों ये वही बंदा होता है जो हमारे मेन कैरेक्टर का बड़ा भाई है। और हम देखते हैं कि सियान उसकी बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या मैं उसका सपोर्ट भला क्यों करूँगा, मैं तो उस कमीने से अपना बदला लेना चाहता हूँ। मेरे फादर हमेशा से ऐसे ही हैं, वे असेल के लिए काफ़ी ज़्यादा जुनूनी रहे हैं और उसका हमेशा सपोर्ट किया है। और यह सब सोचने के बाद सियान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसका फादर कहने लग जाता है कि ये कोई ट्रॉफ़ी नहीं है, हालांकि मैं तुम्हें कोई इनाम देना चाहता हूँ, बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम मुझे बता सकते हो। जिसे सुनने के बाद
हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सोचने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मैं तो सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, मैं वह सब कुछ करना चाहता हूँ जो असेल ने किया है। और वह कहने लग जाता है कि मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। और हमें बताया नहीं जाता है कि दोस्तों हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने फादर से क्या मांगा है। फिर इसके बाद हमें उस नौकरानी को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है और कहने लग जाती है कि क्या यंग मास्टर आप बैटल ग्राउंड में जाना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि मैंने फादर से यही मांगा है, हालांकि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। जिसे सुनने के बाद वह नौकरानी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है और कहने लग जाती है कि यंग मास्टर क्या आप मुझे पागल समझते हैं, क्या आपका दिमाग ख़राब हो चुका है, आप इस जगह कैसे जा सकते हैं, भला आप इसके बारे में सोच ही कह सकते हैं। वह कितनी ज़्यादा ख़तरनाक जगह है, वहाँ पर तो ना जाने कितने ख़तरनाक डीमंस होंगे, ये कितना ज़्यादा डरावना है। और हमारा मेन कैरेक्टर बताने लग जाता है कि हमारे साम्राज्य के बाहर एक मैदान है जिसे लेमिया विले कहते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। यहाँ पर हज़ारों सालों से डीमंस और इंसानों का युद्ध चलता आ रहा है। हालांकि ये डीमंस हमारे साम्राज्य पर रोज़ाना हमला नहीं करते, लेकिन जब भी हमारे सोल्जर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है तो उन्हें लेमिया घाटी में ही ले जाया जाता है ताकि वे डीमंस को मारकर एक हाई लेवल का सोल्जर बन सके। और मैंने इसी कारण की वजह से अपने फादर से रिक्वेस्ट की है कि मैं इस जगह पर जाना चाहता हूँ, लेकिन उसकी एक कंडीशन थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं 1 महीने के अंदर अपने आप को साबित कर देता हूँ कि मैं लेमिया विले जाने के लिए तैयार हूँ तो वह मुझे भेज देंगे। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह मेरी ताकत को किस तरह से चेक करेंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं जितना अपने आप को ताकतवर बना सकता हूँ, मुझे अपने आप को ताकतवर बनाना होगा। मैं अपने कमज़ोर साथियों से भी ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि मेरी पिछली लाइफ की तरह मैं बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हूँ और अब मुझे युद्ध में जाने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और इसके अलावा मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में माना है, मुझे अपनी बॉडी को और भी ज़्यादा ट्रेन करना होगा ताकि मैं अपने माना को भारी मात्रा में यूज कर सकूं। ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे कल से ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। और हम देखते हैं कि अचानक से कोई दरवाजे पे चिल्लाता है और कहने लग जाता है कि सियान। और हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद सियान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। और हम देखते हैं कि ये एक लड़की होती है और इसका नाम एलिस होता है और हमें बताया जाता है कि ये हमारे मेन कैरेक्टर की बड़ी बहन है। और हम देखते हैं कि एलिस सीधा हमारे मेन कैरेक्टर सियान की गर्दन को ही पकड़ लेती है और उसे कहने लग जाती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो। और वह नौकरानी कहने लग जाती है कि आप कैसी हैं मिस एलिस। जिसे सुनने के बाद एलिस कहने लग जाती है कि मुझे क्या सुना है, फादर से तुमने कहा था कि तुम युद्ध के मैदान में जाना चाहते हो, इसका क्या मतलब है। जिसे सुनने के बाद सियान कहने लग जाता है कि रुको ज़रा मेरी बात तो सुनो। लेकिन तब तक एलिस सियान की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत कर चुकी होती है और उससे कहने लग जाती है कि क्रेज को हराने के बाद लगता है कि तुम पागल हो चुके हो और ऐसी जगह पर जाना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद सियान कहने लग जाता है कि ऐसा नहीं है सिस्टर। जिसे सुनने के बाद एलिस कहने लग जाती है कि चलो छत पर चलो, हम वहीं पर मुलाकात करेंगे। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वह दोनों छत पर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि एलिस उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और सियान से कहने लग जाती है कि जब मैं अपनी तलवार निकालूँ तो तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाना। अगर तुम 3 मिनट तक मेरी तलवार को सहन कर लेते हो तो मैं तुम्हें बिना सवाल पूछे उस युद्ध के मैदान में जाने दूंगी, क्या यह ठीक है। जिसे सुनने के बाद सियान कहने लग जाता है कि एलिस तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, क्या यह करना ज़रूरी है। जिसे सुनने के बाद एलिस कहने लग जाती है कि तुम्हें मुझसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या तुम समझ गए, क्या तुम ये सब फैमिली के टाइटल के लिए कर रहे हो। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह मानवा भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह मानवा कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं इस मानवा को कंटिन्यू करता रहूँगा और इस मानवा को पूरी तरीके से एंड करूँगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते अगली वीडियो में, धन्यवाद।